बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड है। और जो इस वक्त अज़रबैजान में करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नए आने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए, जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए, या फिर वो लोग जो अज़रबैजान में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अज़रबैजान में नेशनैलिटी लेना चाहते हैं। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है। जब से अज़रबैजान में ई वीज़े ओपन हुए हैं तो बहुत से लोग, बहुत से दोस्तों ने अज़रबैजान में बिज़नेस भी किए हैं, बहुत से लोग कामयाब हुए हैं, काफ़ी पैसा कमा के अज़रबैजान से वापस अपने अपने कंट्री भी गए हैं और अज़रबैजान से काफ़ी पैसा कमा के वो किसी और कंट्री आगे मूव भी हुए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकू में बिज़नेस करते थे और बाकू में कामयाब होने के बाद उन्होंने कुछ सोचा, कुछ वर्कआउट किया तो अदर सिटीज़ में शिफ्ट हो गए। तो बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि अज़रबैजान में बिज़नेस के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, इसमें हमें ऐसा फील होता है कि आप हमें अज़रबैजान में बिज़नेस करने से मना कर रहे हैं। तो सम टाइम ऐसा ही होता है कि मैं मना कर रहा होता हूँ, लेकिन उस मना करने की वजह ये नहीं है कि अज़रबैजान में बिज़नेस नहीं है या अज़रबैजान में जो है वो कामयाब होना नामुमकिन है। बहुत से लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको किसी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता और वो बिज़नेस करते हैं आपके आइडियाज़ पे, आपके मशवरों से, और अपनी लगन, ख़ास करके उनकी अपनी लगन और अपनी मेहनत, वो जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसी वजह से ही वो लोग कामयाब होते हैं। जो लोग अपने बिज़नेस को खुद हैंडल करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का खुद ख्याल रखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी और लोगों के हाथों जाने नहीं देते, तो वो अज़रबैजान में कामयाब होते हैं और वही लोग पैसा कमाते हैं। एक मेरे साथ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लाहौर से हैं तारिक साहब, जो कि मेरे ही क्लाइंट थे, बाद में अच्छी खासी उनसे दोस्ती हो गई। तो उन्होंने जब अज़रबैजान में जब उन्होंने मूव करने का सोचा, वो ख़ुद एक बैंकर थे, उनका बेटा भी बैंकर था जो पहले यानी बैंक में जॉब करते थे। तो उनका होटलिंग के रिलेटेड उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो आए, उन्होंने अज़रबैजान में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, चीज़ें देखी कि हम किस चीज़ में हम जो है बिज़नेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने खुद वर्कआउट किया, मशवरे लिए, लोगों से लिए, मुझसे भी लिए। उनकी कंपनी मैंने ओपन की, उनकी टीआरसी अप्लाई की थी, उनकी टीआरसी मैंने बनवाई। खैर वो तो एक प्रोसेस होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद चीज़ें जो है वो मिलती हैं, उसमें कोई किसी का कमाल नहीं होता। उनकी मेहनत की मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए आने वाले लोग हैं, ये उनके लिए एक एग्जाम्पल है। तारिक साहब और उनका बेटा वो बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश की। रेस्टोरेंट के रिलेटेड उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ज़रा बराबर भी उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उनकी कामयाबी कैसे हुई कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से, अपने हाथों से इन्वेस्ट किया, मशवरे लिए, ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसा हम करें तो क्या होगा, वो हम करें तो क्या होगा, और दिन रात उन्होंने मेहनत की। तारिक साहब के जो बेटे हैं, उनके जो यानी उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया निज़ामी स्ट्रीट के अंदर, पैरिटी कैफ़े के नाम से उनका कैफ़े है। बहुत अच्छा चलता है, खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, अमला बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैं कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ना ही उनको पता है कि इस वीडियो में मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। शायद वो देखें तो उनको पता चले। उसके बेटे के जब स्ट्रगलिंग डेज थे, उसके बेटे के पाँव में मतलब छाले बन गए, छालों से खून आना शुरू हो गया, क्योंकि एक लाडला बेटा जो कभी इन कामों में नहीं आता था, एक लग्जरी लाइफ गुजारता था, उसने सारी चीज़ें खुद से बनाई, एक एक चीज़ के ऊपर मेहनत की, और उनके पाँव में जो छाले बन गए थे, उन छालों से खून आया। खून मैंने खुद देखा, उनकी ओपनिंग पे गए, उनकी सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। लेकिन जो उनकी मेहनत की वजह, कामयाबी की वजह है, वो एक ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हद से ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, अपना पैसा उन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं किया।
जो कि उनको बताया गया, जो कि उन्होंने देखा, जो उन्होंने सारी चीज़ें फील की, उन्होंने उस पर अमल किया और अपने पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया। तो अज़रबैजान में चूँकि जो मेहनत के साथ साथ जो है वो आइडियाज़ बिकते हैं और वो लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट किसी के बिहाफ पे छोड़ते नहीं हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के सुपुर्द कर दें और फिर उससे तवक्को करें कि मेरे हिस्से की मेहनत वो करे, मेरे हिस्से की कामयाबी का सेरा जो है कामयाबी वो करे और पैसा मैं कमाऊं। जब आप किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी दे देंगे इतने फास्ट दौर में, जबकि लोग पैसा कमाने के लिए रॉन्ग टर्न, शॉर्ट टर्न, क्या क्या टर्न लेते हैं, तो आप फिर उससे किसी चीज़ की तवक्को मत रखिए। आजकल जो है शुरू से ही, जब से पुराने लोग जो कंसल्टेंट हैं, जो पुराने रहने वाले हैं, वो क्यों कामयाब हैं और नया आने वाला क्यों कामयाब नहीं होता? क्योंकि पुराने लोग, पुराने कंसल्टेंट, पुराने लोग जो हैं जिनको 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी, ट्रैवल कंसल्टेंसी, किसी किस्म का भी वो काम कर रहे हैं, उनका छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो कामयाब इसलिए हैं कि उनके पास आइडियाज़ हैं और वो उन आइडियाज़ के बिहाफ पे अपने क्लाइंट से बेनिफिट लेके खुद कामयाब होते हैं। तो क्लाइंट जो है वो सम टाइम मेहनत नहीं करता या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है किसी पे डिपेंडेंट कर देता है, जिस वजह से वो नाकाम हो जाता है। तो बहुत से लोग शॉर्टकट लेते हैं और शॉर्टकट के चक्करों में उनका खुद का शॉर्टकट लग जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट उड़ जाती है। अभी जो लोग अज़रबैजान में कामयाब हुए, जो रिसेंटली अभी वीज़े कोविड के बाद ओपन हुए, वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने खुद के ऊपर डिपेंड किया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो अपने हाथों से लगाई। काफ़ी नाम हैं जो मैं बता सकता हूँ, फ़लाँ बंदा उसने रेस्टोरेंट बनाया, फ़लाँ बंदा उसने हॉस्टल बनाया, फ़लाँ बंदा उसने गारमेंट्स की शॉप बनाई और वो कामयाब है। और उनकी कामयाबी की वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने मशवरे सबसे लिए, इन्वेस्टमेंट कभी किसी के डिपेंडेंट नहीं की। और वही लोग नाकाम हुए जो किसी पे डिपेंडेंट रहे अपनी इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी यूट्यूबर को, किसी भी अनजान बंदे को यूट्यूब से कांटेक्ट करके आप वीडियो के थ्रू आप सोचते हैं कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, यार ये तुम्हें मैंने वीडियो पे देखा, तुम अच्छे लगे हो, तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूं, तुम मुझे अच्छे लगे हो, तो बेसिकली वो जो है वो खुद ही उसको ऑफर करवा रहा होता है कि आप मेरे पैसे को आप आसानी से मुझसे ले सकते हो। तो इसी वजह से स्कैम होते हैं अज़रबैजान में, इसी वजह से लोग नाकाम होते हैं। और दूसरी, बिजनेस के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या जो ज़मीनी घर हैं वो हम बाय करें तो क्या उसके ऊपर हमें नेशनैलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे भाई, जब वो आपके नाम पे ही नहीं होगी तो नेशनैलिटी कहाँ से मिलेगी? जब आपको अज़रबैजान के लॉ में क्लियरली बताया गया है कि आपने ओनली फ्लैट बाय करना है और उस फ्लैट के बिहाफ पे आप नेशनैलिटी ले सकते हैं, पीआर ले सकते हैं। बाकी ये अगर आप प्लॉट नहीं बाय कर सकते तो उस प्लॉट के ऊपर बना हुआ घर आप कैसे बाय कर सकते हैं? तो ये मत सोचें कि आप कोई ज़मीनी घर बाय करेंगे, कोई बंगलो बाय करेंगे, कोई जो विला बाय करेंगे तो आपको नेशनैलिटी मिलेगी। आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप लोगों को चूरन दिया जाता है, आप लोगों को एक आइडिया दिया जाता है, टाइम दिया जाता है और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कमाने वाला बंदा, जो जिसके पास आइडियाज़ हैं, वही कमाता है। अब ये आइडियाज़ क्या हैं? सपोज दैट मैं एक कंसल्टेंट हूँ, डेफिनेटली मैं हूँ, तो मैं भी एक किस्म का एक जो है ये चीज़ें इनमें मर्ज़ी से, मजबूरी से या फिर किसी किस्म के ज़रूरत के तहत सम टाइम मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मैं इन्वॉल्व कैसे होता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास सपोज दैट हॉस्टल है, जिनके पास भी हॉस्टल हैं, जिनके पास भी इस किस्म का बिजनेस है, कंसल्टेंसी है, तो जो कंसल्टेंट हैं उनका बिजनेस कैसे चलता है? उनका बिजनेस चलता है जो पाकिस्तान में, जो इंडिया में जो फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं, जो फ्रॉड एजेंट होते हैं, वो उनको क्लाइंट देते हैं और उनको उनकी फ़ीस देते हैं। और कंसल्टेंट को ये बोला जाता है कि ये मेरा क्लाइंट है, आपकी ये फ़ीस है, आपने इनको ना नंबर देना है, ना आपने इनको आगाही देनी है, ना आपने इनको नॉलेज देना है। इसी वजह से वो जो फ्रॉड एजेंट होते हैं वो लोगों को लूट के हॉस्टलों में सेंड करते रहते हैं और हॉस्टल जो है वो भरे पड़े रहते हैं ताकि
हम चुप रहते हैं ताकि हमारा जो हमें क्लाइंट मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम नेक लोग बने हुए होते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमें बुरा ना कहे, क्योंकि हम तो कर नहीं रहे, करने वाला कोई और है, हम तो जस्ट उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो अगर अकोमोडेट विदाउट नॉलेज किया जा रहा है तो फिर तो ठीक है कि इसमें जो है हॉस्टल वाला जो कंसल्टेंट है उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर वो उसकी मदद कर रहा है कि ठीक है भैया आप मुझे क्लाइंट दो, आपके क्लाइंट का मुझे कोई इशू नहीं है, वो आपने जितना लिया है मुझे बस मेरा हिस्सा दो, आप जानो आपका क्लाइंट जाने, तो कहीं ना कहीं पे ये आप इसमें शामिल हैं। अपने माइंड के हिसाब से तो बंदा सोच लेता है कि मैं भाई इसमें क्लियर हूँ, मैंने इसको मोटिवेट नहीं किया, मैंने इससे पैसा नहीं लिया, जो पैसा लिया है, जो चीट किया है वो पिछले बंदे ने किया है, मैं जो है इसमें क्लियर हूँ। तो वो अपने हिसाब से तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि आपका माइंड आप ही उसको जानते हैं, और आपने ही डिसीज़न लेना है और आपने ही फैसला करना है, सेकंड बंदे ने तो फैसला करना नहीं है। तो बिल्कुल आप ठीक हो, आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो। कंसल्टेंट जो हैं वो फेक कार्ड्स पे टिकट बेच रहे हैं, वो फेक कार्ड्स पे वीज़ाज बेच रहे हैं, वो फेक कार्ड्स के ऊपर बिल्स पे कर रहे हैं, और सोचते हैं कि जी हमने नहीं किया, उसने किया, हमने सिर्फ अपना हिस्सा लिया। तो ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से ठीक हो, आपने कौन सा किया है, किया तो किसी और ने है, आपने तो जस्ट अपना हिस्सा लिया है अपनी मेहनत का। लेकिन बस मसला सिर्फ एंड पे वही आता है कि जब बंदा खुद ही फैसला करे, खुद ही डिसीजन करे, खुद ही उसके ऊपर फैसला दे, तो फिर खुद को वो कैसे गुनहगार साबित कर सकता है। वो तो आगे अगले जहान में जब बंदा जाएगा, जब हिसाब किताब होगा जस्टिस डे, उसी दिन ही उसको पता चलेगा कि हाँ ये तो गलत था, ये तो मैंने गलती कर दी। तो ये चीज़ें जो हैं ये अज़रबैजान में हो रही हैं, और हो भी उन्हीं के थ्रू रही हैं जो कंसल्टेंट हैं, जो अज़रबैजान में जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पसे पर्दा ईमानदार हैं, पसे पर्दा अगर ऑन द फ्रंट आ जाए तो पता कुछ और चलता है। लेकिन अज़रबैजान में मैं बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उस बिज़नेस के ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ जिसकी इन्वेस्टमेंट आप किसी और बंदे के हाथ में दे दें, या किसी और बंदे को आप कहें कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, आप इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे काम करके दें, मुझे बेनिफिट लेके दें। तो फिर आप अगर ख़ुद बेनिफिट नहीं ले सकते तो थर्ड पर्सन आपको सिर्फ़ और सिर्फ चीटिंग के सिवा कुछ नहीं देगा। वो बिज़नेस करें जिस बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में हो, और तब तक अज़रबैजान में आप कामयाब हैं जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी मुट्ठी में है, आपके कंट्रोल में है, आपके अकाउंट में है, आपकी जेब में है, तब तक ही आप अज़रबैजान में कामयाब हैं। अगर आपका एक पैसा भी इधर उधर होता है तो मत सोचिए कि वो वापस मिलेगा, मत सोचिए कि उसकी जो है वो उसका प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा। और इन चीज़ों को अवॉइड करें, सोचें समझें, उसके बाद बिज़नेस की तरफ जाएं, और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने, जैसे कि गाड़ियों का बिज़नेस है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, जैसे कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस है आपके हाथ में है। तो इन चीज़ों को समझें और समझने के बाद फैसला करें, फिर ही आप अज़रबैजान में कामयाब भी होंगे और आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। तारिक साहब से मैं इंस्पायर इसलिए हूँ कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कभी किसी को नहीं दी, कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, रिलेशन सबसे बनाए, ट्रस्ट नहीं किया, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद इन्वेस्ट किया, और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ उसने ज़रूरत समझी उसको इन्वेस्ट किया, ताकि उसका जो है वो फल भी वो ले सके। और अभी माशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और वो कामयाब हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेहनती है और मेहनत करने वालों की अल्लाह ताला ऑलवेज़ मदद फरमाते हैं और बरकत भी होती है। तो आप भी तारिक साहब की तरह अपना बिज़नेस करें, अपने बिहाफ पे मशवरे लें, समझें, चीज़ों को समझने में जो है वो आगे जाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपनी मुट्ठी में रखें, अपने अकाउंट में रखें, और शो मत करें कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट है, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो तारिक साहब जो है वो नए बिज़नेस करने वालों के लिए रोल मॉडल हैं। अज़रबैजान बाकू में उनको बिज़नेस का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, टोटली पाकिस्तान में बैंकर्स उनकी फील्ड थी, बैंकर थे, और अभी बाकू में जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनमें सबसे मेरी जो रैंकिंग है वो टॉप पे हैं, और अल्लाह उनको मज़ीद आगे लेके जाए।
और उनकी कामयाबी भी इसी वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से की, चूरन नहीं खाया। जो लोग अज़रबैजान में चूरन बेचते हैं उन्होंने वो चूरन नहीं खाया, इसी वजह से वो कामयाब हुए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए